वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीखा था। इस वाले वीडियो में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉन्सेप्ट क्लियर की जाएगी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है राइजिंग ट्रेंड्स या फॉलिंग ट्रेंड्स को कंसीडर किया जाता है। जिस तरह से आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट 40, 48, 60,000, 50,000, 36,000 दे रखा है, और इन्होंने फिर बोल दिया है कि गुडविल को कैलकुलेट करो 3 इयर्स परचेज पर, और लेकिन लेना क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट को हमने असाइन किए हैं वेट 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि राइजिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग असाइन किए हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के पीछे का लॉजिक समझिए। अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले कमाए हैं, तो उस 1 लाख रुपए में आप बहुत सारा कुछ परचेज कर सकते थे, लेकिन उसी 1 लाख रुपए से आज के टाइम पे आप बहुत कम परचेज कर पाएंगे, मनी वैल्यू गिरने के कारण। तो उस 1 लाख रुपए की कम इम्पोर्टेंस है जो कि आपने 5 साल पहले कमाए थे, और आज के 1 लाख रुपए की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मीन्स कि जो आप आज कमा रहे हैं, मतलब आज आपको 1 लाख से ज़्यादा कमाना चाहिए, तब आप उतना परचेज कर पाएंगे। क्योंकि 5 साल पहले के 1 लाख रुपए को अगर अभी लाके आप कंसिडर करेंगे, इस टाइम पे लाके, तो उस टाइम तो आपने उससे बहुत कुछ खरीद लिया होगा, लेकिन इस टाइम आप उससे कम खरीद पाएंगे। दूसरा रीज़न है कि जो ये रिसेंट ईयर्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस साल दर साल बेटर परफॉर्म करता है, हम ये मानते हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर as compared to simple average profit method, as it gives more weightage to the profits of recent years। ये recent years के profits को ज़्यादा weightage देता है। That means उनकी importance ज़्यादा है। हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम फिगर रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेट हो जाएगा, इसको और इसको लास्ट वाले को 5 से करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होने का मतलब होता है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसको हम इन्फ्लेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेम फिगर रखेंगे तो इम्पोर्टेंस सबकी जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन रियल में इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इनकी इम्पोर्टेंस कम है। तो इसी इम्पोर्टेंस को एडजस्ट करने के लिए हम फिगर्स को एडजस्ट कर रहे हैं, वेट दे रहे हैं और वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे इन्होंने कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। कैलकुलेशन सिंपल है, एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो आपने किसी प्रॉफिट को एडजस्ट तो करना ही नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है, आपने प्रॉफिट को ले लिया, प्रॉफिट्स 40,000, 48,000, वेट असाइन कर दिए, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे जो प्राप्त हुआ उसको बोला वेटेड प्रॉफिट। फिर वेटेड प्रॉफिट का टोटल 6,96,000 आ गया, उसको डिवाइड कर दिया आपने 15 से। तो क्यों 15 से? क्योंकि टोटल वेट है, यहाँ पे वेट से डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं, क्योंकि हमने एक तरह से उनको 15 सालों का बना दिया है। तो 15 डिवाइड करके जो आंसर आया वो आपका आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसको जितने भी ईयर्स पे बोलेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे की प्रॉफिट में आप देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड सुपर प्रॉफिट होता क्या है, ये लाइन पढ़ लीजिए। एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है ना, उससे ज़्यादा एक्सेस मीन्स ज़्यादा आप जितना भी कमाते हैं वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसको एक परसेंटेज से ले लिया जाता है। अक्सर हम किसी बिजनेस में होते हैं तो हर बिजनेस की एक मार्जिन रेट होता है,
कि हम इस वाले बिज़नेस में इतना % कमाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, यानी कि जितना पैसा हमने लगाया है। मान लो आपने किसी बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप सोचेंगे 1 लाख रुपए पे 20% बच जाता है, यानी कि 20% प्रॉफिट मार्जिन है इस बिज़नेस में। तो अगर आप उतना ही कमा रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप नॉर्मल कमा रहे हैं। आप उससे कम कमा रहे हैं तो आप नॉर्मल भी नहीं कमा रहे हैं। बेटर है कि आपको कोई दूसरा बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, जो एक बिज़नेस क्लास का डेट मीन्स उस बिज़नेस के लिए रेट है, तो आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी कि जो आपका रियल वाला प्रॉफिट है, जिसको हम एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कहेंगे, उस प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, उस प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है कि 1,50,000 इनका एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 इनका एवरेज प्रॉफिट है। उसमें से 1 लाख रुपए इन्होंने घटा दिया है, क्योंकि 10 लाख की इन्होंने कैपिटल मानी है। 10 लाख का 15 यहाँ 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख 15% इन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माना है, उसमें 1,50,000 हो गया। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000 और नॉर्मल रिटर्न ऑन नहीं ये बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख एंड रिटर्न ऑन कैपिटल 15% उनको मिल रहा है। लेकिन जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, यानी कि 10% के हिसाब से उसको कमाना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा कमा पा रहा है। तो 10% के हिसाब से कमाता तो 1 लाख कमाता, लेकिन वो 1.5 लाख कमा रहा है। तो डैट मीन्स 1.5 लाख में से 1 लाख घटा के उसका सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया है। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आप दिमाग में डालिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो कि हमने बाहर से लेकर बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए लगा रखा है। लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में लगा हुआ पैसा ही वो पैसा होता है जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने बिजनेस में इतना पैसा लगा रखा है और इस पैसे से हम बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब आप इस बैलेंस शीट को कंसिडर कीजिए। इस बैलेंस शीट में माना है हमने कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। ये बैलेंस शीट कंपनी के हिसाब से भी ली जा सकती है। डैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड हम कंपनी की भी निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप की गुडविल के लिए ये सब सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने ए और बी की कैपिटल मान ली। तो कैपिटल आपने लगा रखी है 1 लाख 1 लाख, 2 पार्टनर्स हैं। उन्होंने जनरल रिजर्व इकट्ठा किया हुआ है 90,000 का। उनकी लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 90,000 के और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं 10,000 के। अब ये होता है बैलेंस शीट में कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हीं सारे पैसे को असेट साइड में हम अलग असेट साइड का मतलब होता है कि ये जो पैसा हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसको इस रूप में लगा रखा है। अगर आप देखें कि आपके पास कैश कितना है, कैश तो आपके पास केवल 30,000 है। आपने इसी पैसे से यानी कि 3,90,000 से लैंड एंड बिल्डिंग में 1.5 लाख लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट में 50,000, स्टॉक में 50,000, डेटर है आपके पास 70,000 के, कैश पड़ा हुआ है आपके पास 30,000। यानी कि अगर ठीक से सोचा जाए तो ये जो गुडविल यहाँ पे है और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 10,000 का, ये पैसा तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गुडविल क्या होती है आपने पहले सीख लिया कि गुडविल को हम यहाँ पे गुडविल को क्यों दिखा रखा है बैलेंस शीट में इन्होंने, क्योंकि ये परचेज गुडविल के नाम पे दिखा रखा होगा। केवल परचेज गुडविल को ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं जब इन्होंने बिजनेस शायद किसी से परचेज किया होगा। तो अभी तो हम नई गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस ओल्ड गुडविल की जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू है बट
उस तरह से सोचा जाए कि ये स्टॉक इतने का बिक जाएगा, इन्वेस्टमेंट इतने के बिक जाएंगे, डेटर 70,000 रुपये आपको दे देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 1,50,000 रुपये, गुडविल कहाँ से बेचोगे? अगर रनिंग बिजनेस को बेचोगे तब बेच पाओगे। वैसे अगर मान लो कि गुडविल की कीमत बिजनेस को बिना बेचे तो कोई कीमत ही नहीं है उसकी। तो ये गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट से हटानी हो तो आप क्या करेंगे? यानी कि ये जो पैसा यहाँ पे है वो इन सब से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सारा पैसा इस सारे पैसे से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें से ये पैसा और ये पैसा तो एक तरह से है ही नहीं, नकली रूप से लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप 11th के मुताबिक जानते होंगे कि अगर आपने किसी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च किया है तो उस खर्च को आप कुछ हिस्सों में बांट देते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एडवर्टाइजमेंट की, और साल दर साल उसको P&L अकाउंट से राइट ऑफ करते जाते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो ये एक तरह से नकली असेट होती है, फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट होती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसलिए ये पैसा है ही नहीं, इसलिए हम इस टोटल में से इसमें से इनको हटा देंगे, तो जो बचेगा उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच समझा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे देख लीजिए, टोटल लायबिलिटी जोड़ लीजिए 390 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 390 का पैसा हमने बिजनेस में लगाया हुआ है? हाँ, लगाया हुआ है। लेकिन इस पैसे में से लॉन्ग टर्म वाला पैसा कौन सा है? ये तो आपको पे करना पड़ जाएगा, ये बहुत जल्दी पे करना पड़ जाएगा, तो इसलिए लॉन्ग टर्म पैसा यही है। और इस पैसे में से ये पैसा जो है इन सब चीज़ रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसमें ये दो चीज़ फालतू की हैं जो कि ना होते हुए भी हैं, इसलिए इस पैसे को हम कम करेंगे। इसको आप ऐसे मानिए कि आपके पास 1,00,000 रुपये हैं और 1,00,000 रुपये को आपने 2-3 असेट खरीद ली उससे। मान लो 1,00,000 रुपये से आपने 50,000 की कोई मशीन खरीद ली, उसके बाद 30,000 की कुछ दूसरी असेट खरीद ली, उसके बाद 80 हो गए, 20,000 का आपने कोई कंप्यूटर खरीदा सपोज, और वो कंप्यूटर बैलेंस शीट में 20,000 रुपये का रखा हुआ है, लेकिन किसी कारण से वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अभी आपके 1,00,000 रुपये असेट साइड्स के 3 रूप में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यानी कि 2 मशीन आपने खरीदी, एक कंप्यूटर खरीदा, तो ये मशीन तो अपनी पूरी जितनी उनकी वैल्यू है उतने रूप में है, लेकिन कंप्यूटर की वैल्यू 0 हो चुकी है क्योंकि वो किसी तरह से पूरा उड़ गया है, ख़राब हो गया है। तो इसलिए आप इस पैसे को 1,00,000 रुपये को उससे लेस करके कहेंगे कि मेरा इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। इसलिए इस पैसे को, जो कि ना होते हुए भी बिजनेस में दिखाई देता है, उसको हटा दिया जाता है, और जो पैसा बचता है वो केवल लॉन्ग टर्म पैसा बचता है जो कि बिजनेस में आपने लगा रखा है, इसलिए उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से। इसी चीज़ को अगर आप देखें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी में मैंने 1,00,000 ये दोनों लिए हैं, प्लस में 90,000 जनरल रिजर्व, क्योंकि वो भी पैसा लगा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है वो। उसके बाद उसमें से इन दोनों को, गुडविल को और इसको घटा दिया गया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, तो आपके पास बचे 250। अब ये तो थी आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब इसी चीज़ को आप असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिए। अगर इसको आप असेट साइड अप्रोच से देखेंगे तो असेट में आप क्या क्या लेंगे? आप कहेंगे आपके पास टोटल असेट्स हैं 3,90,000 रुपये की, ले लिया ऊपर उसमें से, लेकिन ये दो तो है ही नहीं, तो इनको घटाना पड़ेगा। घटा दिया मैंने 30 और 10 को। उसके बाद ये क्यों घटाया? क्योंकि देखो ये भी 390 है, ये भी 390 है। एक्चुअली ये 390 जो है इसी का प्रेजेंटेशन है। तो इस 390 में से, जैसे हमने यहाँ पे इधर की साइड कैलकुलेट करते वक्त इन दोनों को तो कंसिडर किया ही नहीं था, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म पैसा है, तो ऐसा पैसा है जो कि हमने जल्दी पे करना है, बिजनेस में लगा ही नहीं हुआ है, दूसरों के हैं, देने हैं। अपना पैसा तो केवल यही है एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस पैसे को क्योंकि यहाँ से घटाया तो इसलिए इधर से भी घटाना पड़ेगा, तो ये भी घटा दिया गया, और आपका 250 बचा दोनों साइड। ये दोनों साइड 250 इसलिए बचता है क्योंकि बैलेंस शीट की कंस्ट्रक्शन ही असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी पे होती है, वो दोनों बराबर होती है। हमने इस फिगर अगर ये बराबर ना हुआ करते तो ये भी बराबर ना होते, लेकिन पूरा अकाउंट्स ही इन चीज़ों पर बेस है कि असेट्स और लायबिलिटीज़ बराबर होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको
असेट साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच को समझ आया होगा। अभी मैंने इसमें 2-3 बातें और डिस्कस करनी है। इन बातों में अब आप बुक का फॉर्मूला देखिए। लायबिलिटी साइड अप्रोच के लिए इनका फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस में गुडविल। गुडविल क्यों माइनस की? अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बुक्स में, इसके दो रीजन है। एक तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। वैल्यू मीन्स वैल्यू ना होने का मतलब वैल्यू तो होती है लेकिन तभी होएगी जब बिजनेस रनिंग रूप में बिकेगा। वैसे जैसे स्टॉक को बेच देंगे उस तरह से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओल्ड गुडविल को ख़त्म मानेंगे ना, तो ओल्ड गुडविल को ख़त्म मानेंगे तो इसलिए इसको लेस करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा दिया जाता है। फिक्टिशियस असेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है, जो कि आपने देख लिया था क्यों घटाया था। दूसरा, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और क्यों घटाए जाते हैं, इसका आंसर मैं अभी दूंगा। अभी आप ये ध्यान रख लीजिए कि इनको भी घटाया जाता है। असेट साइड अप्रोच में सारी असेट्स ले ली इन्होंने, लेकिन कौन सी असेट्स नहीं ली? गुडविल नहीं ली, क्योंकि उसका रीजन वही है सेम। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ पे नहीं लिए वहाँ पे भी नहीं लिए, और फिक्टिशियस असेट्स नहीं ली क्योंकि यहाँ पे भी माइनस किया गया इनको। उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ घटा दी गई हैं क्योंकि दोनों साइड का वही, जैसे पहले 390 दोनों साइड का टोटल था, उसमें से हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ डेट मीन्स क्रेडिटर्स वगैरह घटाए थे, तो यहाँ पे भी ये घट जाते हैं। तो ये आपका फॉर्मूले के अनुसार कि असेट्स में से लायबिलिटी घटा दो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो आपकी टोटल असेट्स में से तो आपका बच जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गुडविल इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी पड़ती, तो टोटल एसेट्स में से ये भी घटा दो। अब बात रह गई कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और इनको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है, क्वेश्चन ने अगर इन्वेस्टमेंट में ट्रेड वर्ड नहीं लिखा, तो आप मानिए कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आपकी बुक ने भी क्लैरिफाई कर रखा है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को ट्रेड नहीं कहा गया तो आप उनको नॉन ट्रेड मानेंगे। दूसरा, अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये तो आपको समझ आ गया कि अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको नॉन ट्रेड मानेंगे, और ट्रेड लिखा हुआ है तभी ट्रेड मानेंगे। लेकिन ये आपको देखना, देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि बिजनेस की फर्दरेंस के लिए बिजनेस में किए जाते हैं। इनका एग्जांपल होता है जिस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कोई शॉप या प्रीमाइसिस बिजनेस का रेंट पे लिया है और आपने उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपकी एक असेट की तरह रहेगी जो कि आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है, इसलिए इसको हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। उसी तरह से कभी कभी बिजनेस करने के लिए हमें NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये परचेज करने पड़ते हैं। ये भी एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट का पार्ट ये भी एक तरह से ट्रेड इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि इसलिए करने पड़ रहे हैं ताकि बिजनेस कर पाएँ, यानी कि बिजनेस की फर्दरेंस के लिए ही ये इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। आगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आप बिजनेस की फर्दरेंस के लिए नहीं कर रहे, केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं। डैट मीन्स बिजनेस में आपके पास पैसा काफ़ी हो गया है और आप उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, डिबेंचर खरीद लिए, या फिर किसी तरह टाइप की सिक्योरिटीज़ आपने परचेज कर ली हैं। तो इस तरह के बिजनेस जो हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इस तरह की सिक्योरिटीज़ जो हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं होती, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखिए आगे का ये एग्ज़ाम्पल देखिए, ये एग्ज़ाम्पल तो थोड़ा इजी ही है, इससे अगला एग्ज़ाम्पल ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये सेम वही बैलेंस शीट है जिसको मैंने
कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज किया था। बैलेंस शीट को मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, सेम आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को भी सेम तरीके से निकाल लिया इन्होंने। पहले कैपिटल ले ली दोनों की, कैपिटल में जनरल रिजर्व लेस कर लिया, लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाला है। उसमें से फिक्टिशियस असेट्स जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसको लेस कर लिया, और गुडविल उसको लेस कर लिया, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। असेट साइड में भी ये भी पहले ही समझा चुका हूँ। टोटल असेट्स ले ली गई है 3,90,000, उसमें से फिक्टिशियस असेट्स तो लेस करते ही हैं, दोनों साइड में करते हैं, चाहे आप लायबिलिटी साइड से निकालें चाहे असेट साइड अप्रोच से निकालें, तो दोनों में ही फिक्टिशियस असेट्स को और गुडविल को लेस कर दिया जाता है, कर दिया। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ नहीं होती, यानी कि जो पैसा हमने शॉर्ट टर्म में ही पे करना है, उनको माइनस कर दिया जाता है। इसका रीज़न पहले से ही बता दिया है मैंने। वीडियो को बैक करके थोड़ा सा भूल गए हैं तो दोबारा से उसको देख लीजिए। तो ये आ गया आपका 2,50,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ने कैपिटल एम्प्लॉयड को ही फोकस किया था। अब आते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। इस इलस्ट्रेशन में और पहले इलस्ट्रेशन में केवल ट्रेड इन्वेस्टमेंट का फ़र्क है। इसमें इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इन्वेस्टमेंट के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता तो उनको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ये आपने पहले ही सीख लिया था, और लगभग ये सेम बैलेंस शीट है। नंबर्स सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो आइटम पहले दे रखे थे जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, वही सब इसमें दिए गए हैं। ये इनके आंसर को कंसिडर करते हैं। पहले कैपिटल ले ली गई है, कैपिटल में फिर जनरल रिजर्व ऐड कर लिया गया है बिल्कुल पहले की तरह। उसमें से लेस क्या क्या करना है, गुडविल और फिक्टिशियस तो लेस करनी ही है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लेस करने हैं क्योंकि वे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उनको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। उसी तरह से असेट साइड अप्रोच में पहले असेट्स को टोटल असेट्स ले लिया गया। टोटल असेट्स में से फिक्टिशियस असेट्स जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसको लेस कर दिया गया, गुडविल को लेस कर दिया गया, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी लेस कर दिया गया। और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ तो लेस होती ही हैं। इसका रीज़न आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो फिर से बैक करके इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बातें अगर लॉजिकली ध्यान रहती हैं तो फिर आसान पड़ जाती हैं, अगर रटते हैं तो फिर भूल जाते हैं। इसलिए आप इनको नहीं जानते तो इसके रीज़न को ठीक से सोचिए, फिर भी नहीं आता तो इसका रीज़न कमेंट में बताइए, उसमें लिख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का। इसमें बोल रहे हैं अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एज, ईयर दे रखा है, पहले 18,000, फिर 20,000, फिर 22,000 अर्न किया फर्म ने। इन्वेस्टमेंट जो है फर्म का वो 60,000 है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 60,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल निकलवा रहे हैं 3 ईयर्स परचेज पर, वो सुपर प्रॉफिट बेस पर सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। आंसर देखिए, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया आसानी से, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला गया है। नॉर्मल प्रॉफिट जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि 60,000 दे रखी है, उसका 10% कर लिया, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया, 14,000 आ गया। उसके बाद गुडविल निकाल दी है, 3 ईयर्स परचेज पे बोला था, 3 ईयर्स परचेज करके, डेट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करके। अगले क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें 2 एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। एडजस्टमेंट आसान लेवल के हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहे हैं कि 2 पार्टनर्स हैं, उसके बाद एक नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया, गुडविल काउंट करवा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है 5 ईयर्स का ले रहे हैं, और गुडविल को 3 ईयर्स परचेज पे यानी कि 3 गुना करके काउंट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है पहले साल का 2 लाख, उसमें लिखा है कि 25,000 जो है गेन शामिल है,
जो कि सेल ऑफ फिक्स असेट्स के कारण शामिल है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट इसको कहेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया जाता है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे लेस कर दिया एडजस्ट करते वक्त, टेबल बनाते वक्त। उसी तरह से इसको आप दोनों को एक ही में ले लेना, फिर ये यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा जिस तरह से पहले सीखा था। फिर दूसरे साल में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको ऐड कर दिया 170 में, तो 2,20,000 बन गया। इस तरह से इनकी टेबल तैयार हो गई है। और फिर गुडविल के लिए क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को एवरेज कर लिया गया है। टोटल प्रॉफिट 10,85,000, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 साल का था, 2,17,000 आ गया। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने दे रखा है 15 लाख, उस पर 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाना है। तो आपका 1,50,000 हो गया, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 है और एवरेज प्रॉफिट 2,17,000 है। दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद ही है, एक्चुअल प्रॉफिट में से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखो या एवरेज प्रॉफिट लिखो, बात एक ही है। इसी को एक्चुअल प्रॉफिट माना जाता है। ये माना जाता है कि हम साल दर साल इतना ही कमा रहे हैं। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया तो आपके बचे 67,000। गुडविल को यहाँ पे लाना था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था हमारा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 2,01,000 रुपये गुडविल आ गया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड ही है, लेकिन इसमें केवल एक चीज़ का फ़र्क है कि इन्होंने रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम, यानी कि इन्होंने जो पार्टनर्स हैं उनके रेम्यूनरेशन को 9,000 पर एनम के हिसाब से लिया गया है। क्योंकि ये एक नॉर्मल खर्चा होता है बिजनेस का, इसलिए इसको प्रॉफिट में से लेस कर देना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, यानी कि जो डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट ऑलरेडी एवरेज करके दे रखा है। तो 54,000 में से ही पहले तो 9,000 लेस कर दिया गया। 9,000 लेस करके जो आंसर बचता है उसको नेट एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का नाम दिया जा सकता है। इन्होंने एक इकट्ठा ही घटा दिया है, आप ऐसे भी घटा सकते हैं या आप लिख सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 54,000 माइनस 9,000। उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट अलग से भी निकाल सकते हैं, इन्होंने इसी में निकाल के दिखा दिया है। 3 लाख का 10% 30,000, दोनों को लेस करना है तो अलग से भी लेस कर सकते हैं, इकट्ठा भी जैसे इन्होंने लेस किया वैसे कर सकते हैं। लेस करके आ गया 15,000, तो 15,000 को 2 ईयर्स पे ले आए। फिर से बता रहा हूँ, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इसलिए माइनस किया गया है क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है जो कि पहले माइनस नहीं किया गया था 54,000 में से। क्यों माइनस नहीं किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो 54,000 पर ईयर रहेगा, और आगे बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन जो है 9,000 पर एनम रहेगा। डैट मीन्स वो हमसे चाहता है कि वो इसको लेस कर दिया जाए, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि इसको लेस करना है। अगले इलस्ट्रेशन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है, यही एडजस्टमेंट है, बाकी सब सेम सवाल है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, पहले ही दिमाग में ये आता है कि इस स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक माना जाए या क्लोजिंग स्टॉक माना जाए। कुछ नहीं लिखा तो इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो स्टॉक बच गया है उसी को इन्होंने अंडर वैल्यू किया है, जिसको हमने अब सही वैल्यू पे लाना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो अंडर वैल्यू हो गया है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है, उस प्रॉफिट को आपने ज़्यादा करना है। तो आंसर देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट जो इन्होंने दे रखा है 75,000 का, उसमें 5,000 रुपये ऐड कर दिए। केवल एक ही बार ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट है, तो साल दर साल की बात नहीं है, टोटल निकल गया, उसमें 5,000 रुपये ऐड कर दिए। क्योंकि एवरेज जो है 1 साल का माना जाता है और ये भी 1 साल का लिया गया है, तो टोटल जो हमारा हर साल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया वो 80,000 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने दे रखी थी, उसके हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया रेट ऑफ रिटर्न लगा के। एक्चुअल सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया गया। फिर गुडविल 5 ईयर्स पे ले आए। तो ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक फिर से बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू कर लिया था। कम क्लोजिंग क्यों माना है, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा होता तो क्लोजिंग ही मानेंगे।
तो अगर इसको अंडर वैल्यू कर लिया था तो इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया था, प्रॉफिट को कम कर दिया, तो ये हमें तो रियल प्रॉफिट चाहिए, तो उसको ऐड बैक कर दिया गया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को आपने ऐड किया था क्योंकि उसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया था, इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेस कर देंगे। और सब कुछ सेम दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है उसमें से लेस कर दिया ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्योंकि उसने आपके प्रॉफिट को फालतू में ज़्यादा कर रखा था, इसलिए उसको लेस करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया गया। आगे नॉर्मल रेट लगा के नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लिया गया। फिर सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करके सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया गया। फिर उसको गुडविल पे ले आए 5 ईयर्स पे। क्वेश्चन ने बोला है 5 ईयर्स पे 4 टाइम्स ऑफ क्या बोला 4 टाइम्स बोला है, तो 4 टाइम्स पे मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 टाइम्स पे वो आ गया। ये देखिए जिस तरह से मैं समझा रहा था, क्वेश्चन ने 4 टाइम्स पे बोला है, 4 टाइम्स पे ले आया इसको और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए लेस कर लिया 10,000 क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन था स्टॉक का, तो इस तरह से गुडविल फाइंड हो गई। सेम इलस्ट्रेशन है पिछले जैसा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखिए, इसमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मांगा है। ये थोड़ा सा ठीक लेवल का सवाल है। यहाँ पे गुडविल दे दी है क्वेश्चन ने और यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट मेथड ही यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल को जो काउंट किया गया है वो 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे काउंट किया गया है, इसलिए हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। पहले सिंपल सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए क्योंकि गुडविल दे रखी है। गुडविल जैसे इन्होंने लिखा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 4 दे रखा था, गुडविल 2 लाख की दे रखी थी, ये अपॉन में आ जाएगा 4, तो सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 आ गया आसानी से। सुपर प्रॉफिट आने के बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, उस पर रेट ऑफ रिटर्न लगा देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा था कि हमारी टोटल असेट्स जो हैं 3 लाख की है इंक्लूडिंग कैश। याद कीजिए जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था तो उसमें हम कैश वगैरह को तो कंसिडर करते नहीं, डैट मीन्स कैश तो ले लिया जाता है टोटल असेट्स के साथ। अगर हम असेट साइड अप्रोच से लेते हैं तो असेट साइड अप्रोच में पहले टोटल असेट्स ले ली जाती हैं, टोटल असेट्स में से फिक्टिशियस असेट्स लेस कर ली जाती हैं और फिर आउटसाइड लायबिलिटीज़ लेस कर ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने आउटसाइड लायबिलिटीज़ दे ही नहीं रखी, तो हम ये मानेंगे कि आउटसाइड लायबिलिटीज़ है ही नहीं। अगर हम इसको लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालना चाहेंगे तो क्वेश्चन को पढ़िए पीछे। क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास कैपिटल इतनी है लेकिन उसके बाद रेस्ट बीइंग द रिजर्व, यानी कि बाकी रिजर्व हैं। अब बाकी कितने रिजर्व हैं ये भी हमें नहीं पता, तो हम इसमें लायबिलिटी साइड अप्रोच लगा नहीं सकते, तो इसलिए असेट साइड अप्रोच लगाई गई है। असेट साइड अप्रोच में आपको आउटसाइड लायबिलिटीज़ लेस करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन ने आउटसाइड लायबिलिटीज़ नहीं दी तो मान लिए कि वे नील है। इन्होंने नीचे नोट भी दे रखा है, एज्यूम्ड टू बी नील, आउटसाइड लायबिलिटीज़ नॉट गिवन, एज्यूम्ड टू बी नील, तो इसलिए इनको नील मानते हुए हमने नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड को 3 लाख ले लिया, 10% लगा के 30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लिया, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट हमने पहले से निकाल लिया था 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है। आइए बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। इसमें हमें टोटल असेट्स दे रखी हैं 5 लाख की, वेयर एज लाइबिलिटीज़ हाईटेक इंडिया हैज असेट्स 5 लाख, वेयर एज लाइबिलिटीज़ आर पार्टनर्स कैपिटल 3,50,000, जनरल रिजर्व 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। यानी कि देखने से लग रहा है कि यहाँ पे दोनों साइडों की चीज़ें दे रखी हैं, लाइबिलिटी साइड की भी और असेट साइड की भी। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें आसानी से निकालते हैं। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देखिए। पहले तो इन्होंने वैसे ही सुपर प्रॉफिट निकाल लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि इसमें भी एवरेज प्रॉफिट काउंट करने को कहा है क्वेश्चन ने, तो आसानी से आपका सुपर प्रॉफिट पिछले मेथड की तरह ही आ गया, 90,000 अपॉन टू 45,000। उसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया गया।
याद कीजिए पहले क्या करते थे, असेट्स में से फिक्टिस असेट्स लेस कर देते थे जो कि क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखी हैं। उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट्सेट्रा, ये क्वेश्चन ने दे रखी हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो वो लेस कर दिए। आपका आंसर आ गया 4,10,000। ये तो आ गया आपका असेट साइड अप्रोच से। अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी अपनाना चाहें तो उसके बाद सेम आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल दे रखी हैं और रिजर्व्स दे रखे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल्स और रिजर्व्स को जोड़ लिया हमने। इसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को तो लेते ही नहीं इस वाले मेथड में, तो उनको नहीं लिया, तो वी विल गेट द सेम आंसर 4,10,000। उसके बाद आपको सवाल समझ ही आ रहा होगा, यहाँ पे 10% कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगा दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आसानी से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के और नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू रख के, एवरेज प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू रख के और एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू रख के, सॉरी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू रख के एवरेज प्रॉफिट को निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है और भी ज़्यादा अच्छा है, आया हुआ है 2019। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर लास्ट फ्यू ईयर्स 80,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, गुडविल यहाँ पे 1 लाख दे दी है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवा लिया इस बार क्वेश्चन ने। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको रेट तो दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से, रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। पहले सिंपल आप सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। सुपर प्रॉफिट हो जाता है अभी, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में आपने काउंट किया है, पिछली तरह से फॉर्मूला लगा लीजिए। इन्होंने सीधा डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, गुडविल को 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 ईयर्स पे निकाली थी, तो आपका सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट होता है, उसके हिसाब से इन्होंने 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा था, सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 55,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता है क्वेश्चन में 55,000। अब हम सोचेंगे एवरेज प्रॉफिट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पता लग गया और कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है। आपको पता है इन दोनों में रिलेशन होता है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम किस तरह से निकालते थे, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट को हम किस तरह से निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में, देखिए इस तरह से निकाला गया है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आप किस तरह से लगाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी थी तो आप लगाते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जो भी रेट होता था, यहाँ पे रेट 10% है तो 10/100 ले लिया। तो इस चीज़ को फिर हम कैसे करेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका, ये अगर यहाँ पे 10/100 है तो ये इधर आके उल्टा हो जाता है 100/10, तो ये 100/10 कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड यहीं पे छोड़ दिया, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, और ये नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर ही निकाल लिया है 55,000, तो ये आपकी 5,50,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है। इस तरह से यहाँ पे अब हमने बुक का सुपर प्रॉफिट का पार्ट भी ख़त्म कर लिया है। आगे आप एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस बहुत आसान है, इसको आप खुद ही समझेंगे। उसके बाद आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके लिए अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन होने के बाद ये गुडविल का चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस एक वीडियो में डाल दूंगा। लेसन समझ आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।